जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही पढ़ाई, तैयारी चल रही है? नहीं, मैं डेली आकर पूछूंगा, चिंता मत करिएगा। मेरा मेन पर्पज़ है आपको निरंतरता में लाना, और कुछ नहीं करना है। आपको निरंतरता में लाना और निरंतरता में लाकर आपको सिलेक्शन दिलाना, और ये मैं करके रहूँगा। जिद्दी हूँ, करके रहूँगा 100%। एक तरह से मैं करके रहूँगा। एक गाना सुनिएगा, क्योंकि जिद्दी हूँ मैं, डालिएगा, सर्च करिएगा गूगल में, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं। इस गाने को सुनिएगा तो जोश आएगा थोड़ा सा, और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसी तरह से मैं भी जिद्दी बड़ा हूँ। मुझे पता है कि आप में सिलेक्शन की क्षमता है और आप निकाल सकते हो। आप में वो क्षमता है, आप निकाल सकते हो। फिर भी क्या है, लेजीनेस है। तो लगता है हो ही जाएगा, और समय व्यतीत हो जाता है, और फिर हमारे पास जब समय नहीं बचता है तब फिर पछतावा होता है। हम हमेशा ही 3, 4, 5 नंबर से रह रहे हैं। क्या कारण है कि केवल इतने नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है हमारा? काफी तैयारी है, पूरी तैयारी है, फिर भी सिलेक्शन से नंबर रुक रहा है। क्या अभी सोचा है कि क्या कारण है? उसका कारण यही है कि आपके सामने जब अकस्मात प्रश्न आता है, अकस्मात क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उस क्वेश्चंस के बारे में जब सोचते हो तो याद नहीं आता है, और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हो, और कंफ्यूज्ड हो जाते हो। यार इसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यार मैंने ये पढ़ा है। यही तो समस्या है मान, मेन समस्या यही है, और कोई समस्या नहीं है। बार बार पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रहता। उस समस्या का समाधान मैं लेकर आ गया। 365 दिन आपको जोड़ूंगा। अकस्मात एक कुछ टॉपिक आएगा, कोई भी, जो इकोनॉमिक से संबंधित होगा, और उसके क्वेश्चंस कहूंगा कि करो, और पूछूंगा कि इसका सही जवाब क्या है। नहीं पता तो पूरी क्लास को देखो, और क्लास को देखकर आंसर लगाओ। पूरी क्लास को देखो, आंसर लगाओ। कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्डअप होगा, सिलेक्शन होगा। 365 दिन अगर फॉलो अप कर लिया ना, तो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन गलत नहीं करने दूंगा। और अदर सब्जेक्ट पर भी इसका असर पड़ेगा, देखिएगा। अदर सब्जेक्ट पर इस तरह से असर पड़ेगा क्या, कि आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति प्रतिदिन जब एक सब्जेक्ट पर हो जाएगी तो अदर सब्जेक्ट में भी निकल कर आएगी। केवल और केवल निरंतरता और परिश्रम अगर आप करते रहोगे, और एक जोशीला आपको उद्देश्य अगर बन जाएगा, तो आप निकल जाओगे। और ये क्षमता आप में है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये क्षमता है। अपने आप को पहचानो, और पहचान कर आगे बढ़ जाओ बस। 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पर डे इस वीडियो को देखो, समझो, चीजों को जानो, और आगे बढ़ जाओ। इसका मटेरियल की भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं, जिसमें क्या है, मटेरियल भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप लोग देखते रहेंगे, जैसे जैसे मेरे पास में देखनों की संख्या बढ़ती जाएगी, आप समझिएगा मटेरियल भी हमारा आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। आप 2 कदम चलोगे, हम 4 कदम चल के दिखाएंगे आपको। मेरे साथ चलो तो सही, तुम उड़ो तो सही, और फिर देखिएगा सिलेक्शन आपके घर कैसे पहुंचता है। बड़े आराम से पहुंचेगा। केवल कुछ भूलों की वजह से जो सिलेक्शन रुका हुआ है, इस सारा कुछ पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रह पाता है, उस समस्या का निदान है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास। 365 दिन हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आएंगे। 9:30 बजे एक वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और अगर नहीं जानकारी पता तो उसका वीडियो पूरा देखिए, और पूरा देखकर आपको
काम करना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है, देख रहे होंगे आप, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कौन सा टॉपिक है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पढ़े होंगे कई बार, हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप पढ़े होंगे लेकिन आप भूल जाते हैं। हम कभी नहीं कह रहे हूं कि आपको नहीं पता, हम तो कह रहे हैं पढ़े हुए हैं, भूल जाते हैं। कैसे याद रखें? क्यों चर्चा में आया? एक्चुअली में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कुछ देशों को अभी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट उसमें डालने की प्रक्रिया पर सोचा जा रहा है और कुछ डाले गए। तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है, पाकिस्तान में को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, इसका मेंबर कैसे बना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत इसका सदस्य है या नहीं है, ये सारे पॉइंट जो हैं ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। लेकिन उससे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होता है? एक क्वेश्चन देना, और क्वेश्चन देना, उस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो बताओ। मेन पर्पस यही है कि क्वेश्चंस को मजबूत करना, उस टॉपिक को मजबूत कर कर आप तक पहुंचाना और आपका सिलेक्शन दिलाना। क्योंकि जिद्दी बड़ा हूं मैं, आप भी ये गाना सुनिए और जिद्दी बन जाइए, देखिए कैसे नहीं रहते। तो देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा जारी ग्रे लिस्ट का अर्थ है क्या। अर्थ है ग्रे लिस्ट का, नंबर 1, उन देशों की सूची जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में पूरी तरह से अनुपालन करते हैं। बी, ठीक है, उन देशों की सूची जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का समर्थन करने का आरोप लगाया जाता है। सी, उन देशों की सूची जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कम प्रगति दिखा रहे हैं और FATF की निगरानी में है। उन देशों की सूची जिन पर FATF द्वारा वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। 4 ऑप्शन है, एक आंसर है इसमें। फटाफट सबसे सटीक आंसर दीजिए। सबसे सटीक आंसर आपको देना है कि इनमें से कौन सा इसमें सही आंसर के रूप में होगा। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर चलिए हमारे साथ, कारवा चलेगा आप लोगों के साथ में, और जोश से आगे बढ़ते चलिए। सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर 365 दिन आपको चलना होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में जंग नहीं जीती जाती, जंगें चलती थी सालों सालों भर, सालों भर चला करती थी। लोग डेरा डाल लिया करते थे, मम्मी डेरा डाल लो यार, जंग जीतना है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या देखना है हम लोगों को कि एस्टेब्लिशमेंट, उद्देश्य, सदस्य, अध्यक्ष, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती। देखो, इसकी जो स्थापना है वो G7 की पहल पर 1989 में की गई थी, ठीक है। किसकी पहल पर? G7 की पहल पर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस में स्थित है। पेरिस और फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय, याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये वास्तव में क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के नाम से जानते हैं इसको, अर्थात, ठीक है, अर्थात अंतर सरकारी संस्था के रूप में जानते हैं, ठीक है। के रूप में इसको जानते हैं। अगर देखा जाए यहां ये काम क्या करता है और क्यों इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देखो, वास्तव में क्या है कि स्टार्टिंग में तो इसका उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना अर्थात धन शोधन को रोकने के लिए इसको
इस्टेब्लिशमेंट किया था। लेकिन जैसे जैसे ये देखा जाने लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो एक छोटा सा पहलू है, उसमें एक और पहलू जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, आतंकवाद का वित्त पोषण। तो समय के अनुसार आतंकवाद के वित्त पोषण पर भी काम किया जाने लगा इसमें। तो ये इस उद्देश्य से आगे बढ़ना शुरू हो गया कि आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक समर्पित मानक निर्धारण निकाय और अंतर सरकारी नीति निर्माण के रूप में इसने कार्य करना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक स्थापित करते हुए नीतियां विकसित करना शुरू किया। और ये नीतियां वास्तव में जो इसके सदस्य देश हैं उनको लागू करने के लिए इसने प्रेरित करना शुरू कर दिया और उनका उन क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार नीति निर्माण का कार्य करना भी शुरू कर दिया। पेरिस में इसका जो मुख्यालय है, OECD के जो आपका सचिवालय है उसी के अंतर्गत इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये अन्य सेवाओं के लिए धन जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वार्षिक बजट के द्वारा इसमें प्रदान किया जाता है, जिसमें सदस्य के द्वारा एक तरह से इसमें क्या किया जाता है कि योगदान दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? धन शोधन को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का काम करता है, अर्थात उसको अवरुद्ध कराने का काम करेगा और हथियारों के प्रसार के लिए फंडिंग को देने का रोकने का काम करता है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहां पर हथियारों की फंडिंग को, हथियारों के प्रसार की फंडिंग को रोकने का भी काम करता है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें सदस्य कितने हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2024 दिसंबर तक का हम आंकड़ा बता रहे हैं। वैसे तो मार्च तक का कुछ साइट पर दिया हुआ है, लेकिन हम दिसंबर तक को ले रहे हैं, जिसमें 39 एक तरह से सदस्य निकाय हैं और दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के जो प्रमुख वित्तीय केंद्र हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन आता है और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसमें सदस्य के रूप में। ठीक, तो कौन कौन से 2 सहयोग? एक तो यूरोपीय यूनियन है क्षेत्रीय संगठन, और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 2006 में भारत को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था और 2010 में भारत को इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया था, किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में। ठीक है, अब ये एक तरह से जब बनाया गया भारत को, तो 39 सदस्यों के साथ में लगभग विश्व के सभी देश इसमें शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद के रूप में संगठनों को शामिल करता है। अब आप कहेंगे कि कौन बन सकता है इसमें सदस्य? क्या सदस्यता बनने की कुछ ना कुछ तो जो होगी शर्तें होंगी। वास्तव में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाने के लिए क्या है कि अगर उसी के स्टाइल का अगर रीजनल कोई बॉडी है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम कर रही है, उसी के जो रीजनल बॉडी है उसी के आधार पर बनी हुई या उसी के उद्देश्यों को लगभग फुलफिल करने वाली रीजनल कोई बॉडी है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहां पर एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है, ठीक है, एशिया पैसिफिक ग्रुप है, वो उसी उद्देश्यों से काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग पर, आतंकवाद पर, फंडिंग पर, उसी पर काम कर रहा है। तो अगर कोई उसका सदस्य है तो बड़े आराम से इसमें सदस्यता ले सकती है, बड़े आराम से उसकी सदस्यता ले सकती है। फिर इसमें जब सदस्यता की वो बात करेगा तो सदस्यता की बात करेगा तो उस देश के अंदर कानून का, संस्थागत ढांचे का, उसका क्रियान्वयन का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा अवलोकन किया जाता है, समीक्षा की जाती है कि भैया ये ठीक तरीके से इनका कानूनी ढांचा है, ठीक तरह से स्ट्रक्चर है या नहीं है। इसके संदर्भ में क्या करता है कि वो 40 रिकमेंडेशन को रखता है। कितनी? 40 रिकमेंडेशन को रखता है, जिसके अनुपालन की जांच की जाती है कि भैया ये कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही समीक्षा रिपोर्ट आती है और फिर सदस्यता दी जाती है। तो ये सदस्यता देने का इसका एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से चीजें चलती हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत से संगठन शामिल हैं,
जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उसी के अंतर्गत कई सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो बहुत से पर्यवेक्षकों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे एकमात्र देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, जिसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। जैसे भारत को दिया गया था 2006 में, तो भारत को 2006 में दिया गया था, उसी तरह से जो इंडोनेशिया है उसको भी पर्यवेक्षक का दर्जा। पर्यवेक्षक बनने से क्या होता है, वो देखेगा, वहां की गतिविधियां देखेगा, अपने यहाँ पर उसको लागू करेगा, उन गतिविधियों को क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है उनको देखेगा, उनको देखने के बाद अपने देश में लागू करेगा, तो वो पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन कई क्षेत्रीय संगठन पर्यवेक्षक राज्य में क्षेत्र में शामिल हैं, जैसे एशियाई विकास बैंक है, ये भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है, सदस्य के रूप में नहीं, पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन भी इसी में शामिल है, इंटरपोल भी इसी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। तो कई पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल है। सदस्यता के रूप में केवल और केवल 39 सदस्य देश और क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल हैं, याद रखना। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेसिकली सारी चीजें। अब इसका अध्यक्ष कौन बनता है? तो अध्यक्ष वास्तव में क्या है कि प्लेनरी द्वारा, जो अपने समूह के द्वारा ही एक सदस्य देश को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो वरिष्ठ एक अधिकारी के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है, जो समूह का संचालन करता है, बैठक बुलाता है यह अध्यक्ष और उसकी अध्यक्षता करता है, और फिर सचिवालय की देखभाल भी करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रवक्ता भी बन जाता है, ये जो अध्यक्ष होता है, और उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए चीजें रिप्रेजेंट किया। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और पद संभालने के 2 वर्ष बाद ही, अर्थात 30 जून को उसको समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात रिटायर कर दिया जाता है। उस तरह से चीजें चलती है। तो इस तरह से ये चीजें चलते हुए चीजें लेकर चलता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर, ये तो हमने आपको एक मेमोरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये चीजें बता दी आपको, जिससे आपको ये चीजें याद रहें बहुत अच्छी तरीके से, क्या क्या चीजें हमने आपको रिप्रेजेंट की है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। हमने जो जो बातें बोली हैं वो अब लिखी हुई हैं, अब लिखी हुई हैं देख लेना। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतर सरकारी नीति निर्माण और मानक निर्धारण निकाय है। ठीक है, अंतर सरकारी नीति निर्माण है और मानक निर्धारण निकाय है, जो धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए समर्पित है। उद्देश्य क्या है? धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और नीतियों को विकसित करना, उसे बढ़ावा देना। ठीक है, AFATF विभिन्न देशों और क्षेत्राधिकार में नीतियों का विकास और संवर्धन करता है, याद रखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कार्यबल, एक परिचय, स्थापना के रूप में देखा जाए तो स्थापना हुई थी 1989 में, ये हमने आपको बता दिया, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और G7 देशों की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। ये एक अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अर्थात गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब है कि ऐसी देशों के द्वारा जो अपने देश संप्रभु, वो संप्रभु देश जो होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी स्थापना करेंगे। इसको आपको दिमाग में लेकर चलना है, अर्थात संप्रभु देशों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, अर्थात अंतर सरकारी संस्था के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हमने बताया पेरिस में है। OECD के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, के कार्यालय में स्थित है, याद रखना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कार्यालय में स्थित है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए, ठीक है, वार्षिक बजट द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें सदस्य देश योगदान करते हैं, याद रखना, सदस्य देशों का योगदान इसमें होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को आर्थिक अपराधों से बचाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या? धन शोधन का मुकाबला करना, आतंकवाद की फंडिंग अर्थात फाइनेंशियल को रोकना और हथियारों के प्रसार की फंडिंग पर नियंत्रण स्थापित करना। तीनों को याद रखना है कि धन शोधन का कार्य क्या क्या है। धन शोधन पर रोक लगाना, आतंकवाद की फंडिंग को रोक लगाना, हथियारों के प्रसार की फंडिंग को रोक लगाना, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, सदस्य देशों के लिए मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करना ताकि वे प्रभावी कानून और उपाय लागू कर सके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इनके
के उद्देश्यों में शामिल किया गया है यहाँ पर, अर्थात सदस्य देशों के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करना ताकि वे प्रभावी कानून और उपाय लागू कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, याद रखेंगे यहाँ। ठीक है, कैसे यहाँ पर सदस्य बनेंगे, कितने सदस्य हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 39 सदस्य हैं जो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में के प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने बता दिया आपको कि 39 सदस्य हैं इसके अंतर्गत। 39 सदस्यों में 2 क्षेत्रीय संगठन है इसमें, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद। यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद इसके जो है वो कौन है? क्षेत्रीय संगठन है, याद रखेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य देशों में ये सारे देश शामिल है। मैं हट जाता हूं, अगर आपको देखना है लिस्ट तो जरूर इसको देखिएगा और देखने के बाद इसको मैप में भरिएगा। ठीक है, आपको ये काम करना है, किसका? मैप में भरने का काम करना है, याद रखेंगे। मैप में भरने का काम करना है जिससे आपको ये पता चले कि कितने देशों में ये फैला हुआ है टोटल। भारत और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक की सूची में शामिल हुआ, 2010 में इसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्षेत्रीय साझेदारों, कौन क्षेत्रीय साझेदार है? एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप का भी सदस्य है। इसी आधार पर भारत को क्या दे दी गई थी? सदस्यता मिल गई। सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इच्छुक देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी, हमने कहा ना उसी की तरह की कोई क्षेत्रीय अगर रीजनल बॉडी है उसका अगर कोई सदस्य है तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य होना चाहिए जैसे के रूप में है, मतलब उसी की तरह अगर कोई बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तो सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकती है अपने यहाँ पर क्षेत्रीय रूप से अगर वो सक्रिय है। ठीक है, म्यूचुअल इवोल्यूशन, ठीक है, इवैल्यूएशन, देश के कानून संस्थागत ढांचे क्रियान्वयन की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा समीक्षा होती है और कंप्लायंसेस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 40 रिकमेंडेशन मानक के अनुपालन की जांच की जाती है कि भैया जो 40 अनुपालन है उनको पूरा कर रहा है या देश या नहीं, और फिर समीक्षा के बाद ही सदस्यता दी जाती है, याद रखना इसके अंतर्गत। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में इंडोनेशिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। महत्वपूर्ण संगठन जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है उसमें शामिल है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन है, इंटरपोल है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति भी है इसके पर्यवेक्षक के रूप में, याद रखना, और विश्व बैंक भी है और विश्व सीमा शुल्क संगठन भी है। ये सारे के सारे पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर शामिल हैं, याद रखें यहां। तो यहां तक मैंने आपको क्या कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया था कि भैया क्या चीजें डेवलप होकर निकल कर आती। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई देश इस तरह की गतिविधियां करता है, इस तरह की एक्टिविटी करता है, चाहे वो सदस्य देश, कोई सदस्य देश अगर इस तरह की गतिविधियां करता है, इस तरह की चीजें करता है, ठीक, तो उस देश के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी हो सकता है, सदस्य भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ठीक, तो अब ऐसी कंडीशंस में उस देश के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। तो अब कार्यवाही करने के लिए क्या है, उसको शामिल किया जाता है किसमें? लिस्ट में शामिल किया जाता है यहाँ। उसको किस में शामिल किया जाता है? लिस्ट में शामिल किया जाता है यहाँ। और वो लिस्ट वास्तव में क्या है कि जब निकलती है तो उससे उसकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होते हुए दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, हांगकांग है, आइसलैंड है, भारत है, आयरलैंड है, इजराइल है, इटली है, जापान है, कोरिया है, गणराज्य है, लग्जमबर्ग है, मलेशिया है, मैक्सिको है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूके और यूएस। ये देश एक तरह से सदस्य देशों के रूप में यहाँ शामिल है। और अगर कोई देश गतिविधियां करता है तो फिर उस पर क्या होगा। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष प्लेनरी द्वारा, हमने कहा ना, सदस्यों में से ही एक नियुक्त एक बड़े अधिकारी होता है।
वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी और संचालन समूह की बैठकों को बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है तथा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सचिवालय की देखभाल करता है। वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रमुख प्रवक्ता है और वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है। पद संभालने के 2 वर्ष बाद 30 जून को समाप्त हो जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। ये बातें हमने आपको पहले ही बता दी थी, दोबारा से रिवीजन करा दिया। ठीक, अब यहां पर क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 2 तरह की लिस्ट जारी करता है। एक कहलाता है ग्रे लिस्ट, एक कहलाता है ब्लैक लिस्ट। कितनी लिस्ट जारी करता है? 2 तरह की लिस्ट जारी करता है। एक कहलाता है क्या? ग्रे लिस्ट, ठीक, और एक कहलाता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट तो आपको पता ही चल गया होगा, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि ये जो है लिस्ट निर्णय करने वाले जो देश होते हैं, ठीक है, वो लोग इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्लेनरी सिस्टम के माध्यम से ये डिसाइड करते हैं कि उसको किस लिस्ट में शामिल किया जाए। वोटिंग वगैरह सब होती है, ठीक है, और वो होती है क्या? निर्णय करने वाले देश परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं और प्रतिवर्ष 3 बार, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में, ठीक है, सत्र का आयोजन किया जाता है। और उस सत्र के बेस पर अगर कोई देश आतंकवादी गतिविधियों में लगा होता है या आतंकवादी सिस्टम के अंतर्गत फंडिंग कर रहा होता है या यहाँ पर क्या है मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस पर उस पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, और बाहर निकलने के लिए क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, कुछ उनको क्राइटेरिया देता है कि अगर आपको इससे बाहर निकलना है, तो हमारे जो प्रतिबंधों से अगर बाहर निकलना है, तो आपको इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा और हमको बताना होगा, रिपोर्ट सबमिट करना होगा, हम इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे आतंकवादी जो गतिविधियां हैं या आतंकवादी समूह हैं, उनसे जुड़ी हुई फाइनेंशियल एक्टिविटी की हम जांच करेंगे कि भैया आपके देश से तो नहीं आ रहा है फंडिंग वगैरह, हम देखेंगे कि वहां से तो फंडिंग नहीं आ रहा है। तो अगर आपके देश से आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस आतंकवादी गतिविधियों को संचालन करने में हेल्प कर रहे हो। तो वो हम सब चीजें रिप्रेजेंट करेंगे और अगर हम संतुष्ट होते हैं तो हम आपको वापस कर देंगे। तो अब यही यहां पर क्या है कि इस ग्रे लिस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी, ठीक है, निर्णय लेने वाले निकाय को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी कहा जाता है, जो निर्णय लेते हैं। ठीक है, कि निर्णय करने वाले देशों की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए प्रतिवर्ष 3 बार इसके सत्र का आयोजन होता है। ठीक है, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का अर्थ धन शोधन रोधी आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए किसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए आतंकवादी समूहों से जुड़े हुए व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करना होता है, या फिर अगर वहां से कोई फंडिंग हो रही होती है तो उसको भी रोकना होता है उस देश को। यहां अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रगति से संतुष्ट है तो देश को लिस्ट से बाहर कर सकता है, इस तरह से। अब ग्रे लिस्ट में क्या होता है, आपका दिमाग चल रहा होगा कि ये ग्रे लिस्ट में होता क्या है। ठीक है, ग्रे लिस्ट तैयार की जाती है कि टेररिस्ट फंडिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन, ठीक है, उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उनको किस में डाला जाता है? ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है क्या कि उन्हें चेतावनी दी गई है पहली बार कि भैया तुम्हारे यहां से मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम जुड़े हुए हैं या टेररिस्ट फंडिंग के सिस्टम जुड़े हुए हैं, और आपके यहां से ये लोग कर रहे हैं और इस ग्रुप के माध्यम से ये टेररिस्ट फंडिंग की जा रही। उसमें कुछ सबूत दिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए एक सबूत दिए गए थे और पाकिस्तान के लिए सबूत दिए गए थे जिस पे पाकिस्तान पर कार्रवाई और कार्रवाई के अंतर्गत उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और इस ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद में होता क्या है कि उन देशों के ऊपर
बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ कर दी जाती है, निगरानी में ला दिया जाता है उनको, उन देशों के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रे लिस्ट का मतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन पर निगरानी रख रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वो रोकने में जो असफल रहा है उस पर निगरानी करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से वो आंशिक रूप से जो असफल देश होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को कुछ एक्शन प्लान देता है, और एक्शन प्लान देता है जिसको उसको फॉलो अप करना होता है कि भैया आप ये एक्शन प्लान है, अगर इनको आप रोक दोगे तो आपके यहां से टेररिस्ट फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की सिस्टम रुक जाएगा। एक तरह से ये चेतावनी के रूप में काम करता है फर्स्ट टाइम जब शामिल होता है कोई भी देश। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे क्या होता है कि जो आतंकवादी फंडिंग वाले देश हैं वो निवेश उससे घटता हुआ दिखाई देता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनको फंडिंग नहीं देता है, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनकी विदेशी जो साख है उसको उसमें गिरावट आ जाता है जैसे ही उसमें आता है। ठीक है, वैश्विक कार्य प्रणाली में उसे जो है सतर्कता बरतने का काम किया जाता है कि भैया इस पर सावधानी रखना, ये एक तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए ज्यादा संलग्न रूप से कार्य कर रहा है, इस पर थोड़ा सा कार्यवाही रखना। जैसे 2018 यहां पर क्या है, 18 में पाकिस्तान को डाला गया और 2022 में इसे निकाल दिया गया। भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखें, पाकिस्तान को भारत ने डलवाया था ग्रे लिस्ट में और बाकायदा सबूत दिए थे। तो ग्रे लिस्ट में अगर देखा जाए तो टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उस देश को किया जाता है जिन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। उस देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ग्रे लिस्ट का मतलब है क्या, ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग भी कहा जाता है, ग्रे लिस्ट का मतलब है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस देश की निगरानी कर रहा है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग को रोकने में आंशिक रूप से यह विफल रहा है, और यह देश एक एक्शन प्लान पर काम करता है जिस पर यह ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। इससे होता क्या है, विदेशी निवेश घटता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से फंडिंग पर प्रभाव पड़ता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की साख में गिरावट आती है और वैश्विक प्रणाली में सतर्कता बढ़ती है। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को 2018 में डलवाया था और 2022 में हुआ क्या था कि पाकिस्तान निकल कर आ गया यहां। ठीक है, अब आता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब हो गया कि यहां पर क्या है कि जो नॉन कोऑपरेटिव देश है वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जो आतंकवाद को रोकना चाहते ही नहीं है, या कैसे ये आतंकवादी के लिए फंडिंग कर ही नहीं है या मनी लॉन्ड्रिंग का पूरी तरीके से फंडिंग करते हैं या समर्थन कर रहे हैं, उन देशों को शामिल किया जाता है। उन देशों में कौन से हैं, जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार, इन देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोक बढ़ावा देते हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को आगे संपन्न करते हैं। और उन देशों पर क्या है कि ये कार्यवाही की जाती है। जैसे 2021 में म्यांमार में जब तख्ता पलट किया गया वहां पर म्यांमार में, तो तख्ता पलट के बाद में सैन्य नेतृत्व की कार्यवाही के कारण से उसे इस सूची में शामिल कर दिया गया। किसमें? ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल कर दिया। हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन के सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन के रूप में इसमें आता है। और अगर कोई सदस्य देश, जो भी एक तरह से जो भी देश है, ठीक है, जो देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मानक को पूरा नहीं करेंगे, उनका कोई भी जो इसका हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य देश है वो सहयोग नहीं करे, ये कह दिया जाता है कि भैया हमारे मानक हैं, उनको आप फुलफिल करो, अगर नहीं करते हो तो हमारी तरफ से कोई भी सदस्य देश इसका समर्थन नहीं करे। लगभग 180 से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं अगर देखा जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। क्यों? क्योंकि 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है ना, 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। तो ऐसी कंडीशंस में लगभग इतने देश शामिल हैं। तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है कि इतने देश जब शामिल है तो उनका सबका सहयोग मिलना बंद हो जाता है, कड़ी निगरानी में रख दिया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत बड़ा चीजें हो सकती हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा? पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और जो व्यापार है उसको ठप कर दिया जाएगा, या फिर विदेशी निवेश
पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, ये कहा जाएगा इन पर निवेश करना ही नहीं है वहां पर। अब 2024 तक की अगर हम देखें जाए, ब्लैक लिस्ट में शामिल है, उत्तर कोरिया शामिल है और ईरान इसमें शामिल है ब्लैक लिस्ट में। 2024 तक की रिपोर्ट ये कह रही थी। यहाँ देखो, अभी तो कोई करंट में रिपोर्ट है नहीं, लेकिन 24 तक की ये रिपोर्ट यहाँ पर बता रही थी। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट का मतलब हो गया क्या, कि पूरी तरीके से समर्थन है धन शोधन की गतिविधियों को, और ग्रे लिस्ट का मतलब हो गया कि भैया शक है, और उसमें कुछ सबूत दिए थे भारत ने बहुत अच्छे अच्छे, जिसके कारण से ये सब चीज़ें हुआ था। और एक फिल्म भी बनी थी, फिल्म का नाम बताओ मुझे, देखे फिल्म का नाम बताओ जिसका फिल्म बनी थी और ये गतिविधियां संपन्न हुई थी। तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा फटाफट, क्या है मुख्य उद्देश्य यहाँ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक संबंध में नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन और आतंकवाद, यही इसका सी आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य नहीं है? पर्यवेक्षक। ठीक है, ये एक तरह से क्या है कि अगर देखा जाए तो ये इसका सदस्य नहीं है। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर क्या है कि निकाय के रूप में काम कर रहा है, और विभिन्न देश और क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल किए गए हैं, याद रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए इसको सदस्य के रूप में नहीं रखा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, ग्रे लिस्ट वाला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा जारी ग्रे लिस्ट का अर्थ क्या है? फटाफट बताओ, ग्रे लिस्ट का अर्थ क्या है? ठीक है, ग्रे लिस्ट का अर्थ है कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कम प्रगति दिखा रहे हैं, और वो कर रहे हैं, और उनको एक तरह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वित्तीय प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, उनको निगरानी में रख दिया गया है कि भैया आप यहाँ पर चीजें कर सकते, और लोगों को कहा जाता है कि भैया आप यहाँ पर क्या है कि ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ तंत्र को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ आप काम करिए, और आप पर वास्तव में निगरानी बढ़ाई जा रही है। आप क्या करिए कि चीजों को इस तरह से करिए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब गतिविधियों को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए, पता है आपको? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो 100% कर लोगे। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को किस प्रकार से जाना जाता है? ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को किस प्रकार से जाना जाता है, फटाफट बताइएगा। ठीक है, उच्च अनुपालन वाले, अरे अनुपालन तो हो गई नहीं, सहयोग न करने वाले क्षेत्र, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र अधिकारी, कम जोखिम वाले क्षेत्र अधिकारी, सहयोग न करने वाले क्षेत्राधिकार, सहयोग न करने वाले क्षेत्राधिकार जो हैं वो ब्लैक लिस्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात वे देश जो बिल्कुल अपने मर्जी से काम कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट के रूप में जानते हैं। तो चलिए, आज का हमारा ये क्लास रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिस पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कब स्थापना हुई थी, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, इस पर बेस्ड होकर एमसीक्यू भी करा दिए हैं। तो इसी तरीके से ये क्लास चलती रहेगी, चिंता मत करिएगा, आप लगातार जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।